साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। इंडी अलायंस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें दोस्तों जो शायद आपको पता नहीं चली होंगी। ये छोटी छोटी घटनाओं के रूप में होती है, लेकिन जब कड़ियों को मैं आपके सामने जोड़कर दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसके भीतर कितनी बड़ी फूट पड़ गई है। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ा और मोदी को टक्कर देने चले थे, उसकी असलियत क्या है, ये आज आपको देखना बहुत जरूरी है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। पत्रकारों के मामले में इंडिया अलायंस बैकफुट पर है। जी हां, बड़ा पत्रकारों का बाइकआउट करने चले थे, एकदम से आपातकाल की याद दिला रहे थे। एक ही दिन में पता चल गया, जो आटे दाल का भाव होता है ना, समझ में आ गया। अभी आपको दिखाता हूं। पत्रकारों के बहिष्कार के मामले में भारी फूट पड़ गई है और मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। जितनी बातें कह रहा हूं वो भी आप देखेंगे। आपसी विवाद के बाद और एक महत्वपूर्ण खबर है, पता ही नहीं चलता है। इंडी अलायंस की जो पहली रैली है ना, वो रद्द कर दी गई है। कहीं आपने हेडलाइन देखी क्या? ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले करते क्या हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। रैली रद्द हो गई है, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसके अलावा सनातन धर्म के विवाद में एक नया राज खुला है, और वो राज क्या है आज मैं आपको दिखाऊंगा और अपने रिसर्च के जरिए, वीडियो के जरिए ये बताऊंगा कि कितनी बड़ी साजिश रची गई है। और एक पॉइंट, कांग्रेस और डीएमके की खुली भिड़ंत सामने आ गई है। ये सारे लोग जो है ना, सनातन धर्म को मिटाने चले थे, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को। आखिर उसकी असलियत क्या है, कैसे ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। अब मैं आपको दोस्तों कुछ खबरें 2 विंडो में दिखाता हूं, 2 विंडो में, ताकि आपको कॉन्ट्राडिक्शंस भी पता चले। आपको तभी तो पता चलेगा ना, इतना रिसर्च करके मैंने निकाला है। और एक एक करके आपको दिखाता हूं पत्रकारों के मामले में कैसे इंडी अलायंस बैकफुट पर आ गया है। जिस तरीके से एंकर्स के बाइकआउट की घोषणा की, उसका हाल क्या हुआ, देखना तो जरूरी है ना। और ये आपके और हमारे इस वीडियो का असर है दोस्तों। जो लोग बता रहे हैं, आपके हमारे का मतलब ये तमाम लोग, किस प्रकार से इन्होंने मीडिया को चुनौती दी। और पहले विंडो में मैं आपको दिखाता हूं, 2 बयान है कि पहले ये कह रहे थे ना, सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव व्हिच इज करोडिंग आवर सोसाइटी। दैट वाज द आइडिया। और ये जो पवन खेड़ा कह रहे हैं ना, बड़ा एकदम से गर्मी तो देखिए, हनक। लेकिन अब दूसरे विंडो में देखिए, तुरंत पता चल गया कि गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि इसे बैन, बाइकॉट या ब्लैकलिस्ट मत कहिए, ये सब इन्हें अवज्ञा है। अरे बाप रे बाप, गांधी जी के रास्ते पे चल पड़े। सुनिए, इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए, ये सब इन्हें अवज्ञा है। देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नहीं दिखाएगा, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया ने इस चीज को आपको नहीं दिखाया। अब मैं आपको फिर से 2 विंडो में दिखाता हूं, 2 महत्वपूर्ण बाइट। और इसमें पवन खेड़ा, चूंकि बाद में आधिकारिक रूप से वो बाइट भी दे रहे थे और उन कितने बड़े कद के नेता बन गए कांग्रेस में, ये भी आप जानते हैं दोस्तों। इन लोगों की आपस की सिर फुटअव्वल बाहर आ चुकी है। जी हां, पहले आपको ये बयान सुनाता हूं जिसमें कहा गया कि ये जो फैसला है ये सर्वसम्मति से किया गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बयान को, सर्वसम्मति से किया गया है। सुन लीजिए। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि ये रास्ता हमें अपना बदलना होगा। देख रहे हैं ना। अब दूसरे विंडो में देखिए, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन है, कहने की जरूरत है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री से बड़ा अगर इंडिया अलायंस में उनके बारे में समझा जाए तो उन्होंने ही बीज, खाद, पानी देने का काम किया। ये उनकी मेहनत का नतीजा है इंडिया अलायंस। और वो जानते क्या कह रहे हैं? जब सवाल पूछा गया कि आपने पत्रकारों का बाइकआउट कर दिया, बोले हमको तो नहीं पता किसने किया, हम तो आजादी के पक्षधर हैं। सुनिए ना। पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकआउट किया जा रहा है, इस पर सर ये हम पूरी
तो यही देखेंगे, बताएंगे हम क्या के लिए पत्रकार के हम पक्ष में, हम नहीं किसी के खिलाफ। गलत बात। देख रहे हैं ना, मजा आया ना। वैसे तो नीतीश बाबू पे अलग से कहानी बनानी पड़ेगी, लेकिन आज मैं कुछ और आपको दिखा रहा हूं। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि इंडिया अलायंस को लेकर जो चीजें हो रही हैं वो हो क्या रहा है, वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, मोदी जी को डरा नहीं रहे हैं, लोगों में ये भाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने बड़े हो गए, हम हरा सकते हैं। ये बुलबुला है, पानी में जैसे बुलबुला उठता है ना और फूट जाता है, ये वैसा ही है दोस्तों। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, इसका भी आपको टू विंडो में तर्क देता हूं। और देखिए, सुनिए, समझिए, कहीं किसी ने नहीं दिखाया दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले इन लोगों ने एक मीटिंग की और ऐलान किया, दो बड़े ऐलान थे। एक पत्रकारों पर बैन करना, वो किया, पीछे हट गए। और दूसरा, पहली रैली, ज्वाइंट रैली करेंगे और भोपाल में करेंगे। आप बयान सुनिए। Join public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal. लेकिन मजा देखिए, कुछ भी दिन नहीं बीते, मतलब एक जुमा भी नहीं बीता अगर कहा जाए तो। जो लोकोक्ति या मुहावरे में कहते हैं हम लोग, रैली रद्द हो गई। पत्रकारों ने पूछा कमलनाथ जी से कि रैली क्यों रद्द हो गई या रैली कब हो रही है। बोला कोई रैली नहीं हो रही, रद्द हो गई। सुनिए ना। सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया नहीं होने वाली, ये कैंसिल हो गई। अब इसी खबर को दोस्तों टू विंडो में मैं आर्टिकल के जरिए आपको दिखा देता हूं। इंडिया की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली भोपाल में अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगी। थोड़ा न्यूज के स्टाइल में पढ़ो क्या, मजा आ रहा है ना। और आगे वाला देखिए, इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में नहीं होगी, कमलनाथ बोले, रैली तो कैंसिल हो गई। मजा आ रहा है ना। आगे आपको दिखाता हूं ये सब क्यों हो रहा है, जानना चाहते हैं। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये पूरा गठबंधन स्वार्थ पर टिका है। इनका एक ही मकसद है, मोदी को हराना। लेकिन हराएंगे क्यों? विजन क्या है आपके पास, मिशन क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। और इसीलिए दोस्तों एक वीडियो में जहां ये गलबहियां करते हैं, वहीं दूसरे पलक झपकते ही इनका लालच, इनका स्वार्थ आगे बढ़ जाता। और इसीलिए आप देखिए, मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और वो कांग्रेस को भी सुनाते हैं। मैंने तो आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दिखाया, मध्य प्रदेश में ये जाकर कह रहे हैं कि सभी 230 सीटों पर अपने चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। तो काहे का इंडिया अलायंस, काहे की रैली? और इतना ही नहीं, ऊपर से समाजवादी पार्टी, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, ये सारे इंडिया अलायंस के लोग हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, घोषणा कर दी है। और इसीलिए ये पहली ज्वाइंट रैली कैंसिल कर दी गई। जी हां, अब आगे बढ़िए, इंडिया अलायंस में ही फूट हो या फिर पत्रकारों के मामले में ही फूट हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो स्वार्थ का गठबंधन है ना। तो आप देखिए, कांग्रेस के भीतर भी सनातन धर्म को लेकर भी ये जो सिर फूट है वो भी जग जाहिर हो रही है। और इसमें वो खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं। अब मैं आपको टू विंडो में एक और चीज दिखाता हूं, सनातन पर कांग्रेस का सेल्फ गोल। जानते हैं, पत्रकारों पर जब पाबंदी लगाई गई तो क्यों लगाई गई? यही कहा गया ना कि ये हेट स्पीच देते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। मान लिया नफरत फैलाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आगे जब सुनेंगे तब आपके होश उड़ जाएंगे। पहले मैं आपको पहला बयान सुनाता हूं जिसमें ये बता रहे हैं कि पत्रकारों पर इसलिए बैन लगाया गया क्योंकि ये नफरत की बाजार सजाते हैं और हम तो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। बयान सुनिए। हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। और अब मजा देखिए दोस्तों, ये जो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं वो क्या है? वो कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें आप सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, समूल नाश करने की बात करते हैं? क्या वो हेट स्पीच नहीं है? क्या वो मोहब्बत की दुकान है? इस मामले में जब संजय निरुपम, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, आज तक चैनल का ये बयान सुना रहा हूं मैं, उसमें जब पूछा गया कि क्या ये हेट स्पीच नहीं है, तो उन्होंने कहा हेट स्पीच है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। करेगा कौन? सुनिए बयान।
हेट स्पीच में मानता हूँ। मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, धर्म, मजहब, जाति के खिलाफ अगर इस प्रकार का बयान दिया जाए तो वो नफरत से निकला हुआ बयान है और उस बयान को हेट स्पीच का दर्जा मिलना चाहिए। देख रहे हैं ना, क्या कहेंगे इसको सुन करके कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मतलब आपको एंकर पसंद नहीं है तो बाइकआउट करेंगे और डीएमके को गले लगाएंगे। वो भी तो हेट स्पीच दे रहा है ना, वो भी तो वही बात कह रहे हैं ना, वो तो समूल नाश की बात कर रहे हैं। तो ये कहानी है दोस्तों जो आपको समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी चालू पार्टी है, जानते हैं क्यों? आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए हैरान हो जाएंगे क्योंकि मैंने पिछले तीनों बैठक जो यूपीए गठबंधन इंडिया अलायंस ने किया, पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई में, तीनों को बड़े ध्यान से सुना और जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति, जो साजिश नजर आई, आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं आपको इसको सीक्वेंस में दिखाता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर हिंदुत्व धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करने की बात हो रही है। आपको, हमें आश्चर्य लग सकता है कि ऐसा कैसे है यार, ये तो डीएमके बोल रही है। लेकिन नहीं, रुकिए, अभी आपको मैं जो इनके सबसे बड़े लॉयलिस्ट हैं गांधी परिवार के और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सुनाता हूं। आपको शायद किसी को याद नहीं होगा, पटना की बैठक के फौरन बाद इन्होंने कहा कि हमने ये तय किया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तमिलनाडु का नाम लेते हैं, बिहार का नाम लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों इस बयान को। ये बयान, हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना। देख रहे हैं ना, हमको अलग अलग ढंग से काम करना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटजी है? तमिलनाडु में हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करेंगे और जहां हिंदू ज्यादा है वहां पे आप बोलेंगे कि हम तो हिंदू हैं, आप जनेवधारी पंडित बन जाएंगे, यही है ना। और इसीलिए याद कीजिए, बॉम्बे में जब बैठक हुई तीसरी इंडिया अलायंस की, उसके फौरन बाद इनका सबसे बड़ा घटक दल डीएमके और उसका एक मंत्री, कोई सामान्य नेता नहीं है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के समूल नाश की बात कही। इस बयान को आपको आज फिर सुनना चाहिए, सुन लीजिए। மிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே, அண்ணன் புதுகை பூபாலம் அண்ணன் திரு பிரகதீஸ்வரன் அவர்களே। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये नफरत की पराकाष्ठा है। और तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तीसरी बैठक के फौरन बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि इस प्रकार की स्ट्रेटजी का खुलासा हुआ। सुन लीजिए। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और बाद में तो ये बात भी सामने आ गई जब डीएमके ने कहा कि हम तो मिले ही इसीलिए कि सनातन धर्म का विरोध ये एकमात्र एजेंडा है, हम इस पे सहमत हैं, बाकी में हो ना हो कोई बात नहीं। लेकिन अचानक एक एनवायरनमेंट बदल जाता है, परिदृश्य बदलता है, सारे सीन बदल जाते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हाजिर होते हैं और कहते हैं, जानते हैं क्या, कि सनातन को कैसे खत्म करेंगे, हम तो सब सनातनी हैं, लगेगा इनसे बड़ा तो हिंदुत्ववादी कोई है ही नहीं। बयान सुनिए। हमारा देश सनातन धर्म का है, कोई कुछ कहे डीएमके वाला क्या है खाने का कहे, मैं उस चक्कर में नहीं। लेकिन परिस्थितियां कुछ और इशारा करती हैं दोस्तों, और इसीलिए मैंने आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनाया, वो बयान जो मिट गया, जो गायब हो गया, जो पता ही नहीं चला। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को सुनना चाहिए। सुन लीजिए।
इस भूमि में हिंदुत्व को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाए, तभी तो सोनिया जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जाता है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर विदेश की भूमि में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि आईएसआईएस और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खतरा हिंदुइज्म है। ये ऐसे ही हो रहा है क्या? शी हैज रिटन दिस कंट्रोवर्सी, मर्डर ऑफ हिंदुइज्म। और अब जब खड़गे की बात हो रही है ना, तो आपको कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूं, बड़ा मजा आएगा। समझ में नहीं आएगा कि ये होता कैसे रणनीति बनाई जाती है। पहले मोदी जी पे इल्जाम लगाओ, कहो कि हम सनातन खत्म करेंगे। अब भाजपा वाले बोलेंगे यार ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर आप बोलना कि ये तो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। यही होता है। तो मैं आपको खड़गे का एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था 15 अगस्त को। लाल किले में इनको खड़गे जी, जो लोकसभा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बुलावा भेजा गया कि आप आइए। नहीं आए। जानते क्या कहा? पहले तो बोला कि आंख में गड़बड़ी है, फिर बोला कि घर में झंडा फहराना है, फिर बोला कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराना है। नहीं गए। उनका जो चेयर है ना दोस्तों, उनकी कुर्सी खाली रह गई। अब मोदी जी क्या करें? G20 की बैठक थी, नहीं बुलाया। अच्छा किया, मैंने आपके सामने खुलकर कहा कि बहुत अच्छा स्टैंड लिया, नहीं बुलाया गया। उसके बाद सारे हल्ला करने लगे कि खड़गे जी को बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया मैं वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन आगे बढ़िए। संसद में तिरंगा फहराना था, नई संसद भवन की बात कर रहा हूं। इनको बुलावा भेजा गया, जनाब फिर नहीं आए, फिर नहीं पहुंचे। सोचिए कितनी प्रतिष्ठा करते हैं, कितना सम्मान करते हैं अपने राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, तमाम चीजें हैं। और फिर ये बहाना बनाया गया कि देरी से न्योता मिला है, इसीलिए नहीं आए। शायद इसीलिए संसद का जब विशेष सत्र बुलाया गया तो संसद के पुराने भवन में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना तो दिखाया ही, साथ ही ये भी कहा कि इस विशेष सत्र में उत्साह और उमंग के साथ काम करिए, रोने धोने के लिए तो बहुत समय मिलेगा। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बहुत सारी रणनीति, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी स्ट्रेटजी लोकसभा चुनाव सामने है। हो सकता है आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने शासनकाल में जिस तरीके का उन्होंने काम किया वो अद्भुत था, लेकिन सिर्फ एक नैरेटिव में फंसाकर। क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो आपको इनके राष्ट्रवाद को कुचलना पड़ेगा। इन पर जो इल्जाम लगेंगे वो राष्ट्रवाद के लगेंगे, और इसीलिए ताबूत घोटाला पेश किया गया। सरकार हार गई और बाद में पता चला ये तो कोई घोटाला ही नहीं था। और यही काम 2019 में करने का प्रयास किया गया, और आज भी उसी नैरेटिव को गूंथा जा रहा है। अगर आप भटक गए तो यकीन मानिए फिर तो भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।